ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर पर्टिकुलर पार्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करना है, आज हमको देखना है कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज कैसे करेंगे हम लोग। सो व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे वाज, इट वाज जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कोई एसिड स्ट्रांग होते हैं, कोई वीक होते हैं, और अब उसका मीनिंग देखा हमने कि कोई स्ट्रांग एसिड का मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रांग बेस का मतलब क्या होता है, एंड करस्पॉन्डिंग टॉक लेट्स से डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स आल्सो। सो एसिड बेसिस एंड लेट्स से दोनों का देखे कि कौन किसको स्ट्रांग बोलेंगे, किसको वीक बोलेंगे। और उसके लिए हमने एक स्पेशल स्केल यूज शुरू की है जिसका नाम है पीएच स्केल। जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल। और हमने ये भी देखा कि ये कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 होती है, जहां पे 0 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, 7 इज द न्यूट्रल स्टेट। तो ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है। और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, केमिकल टू फाइंड आउट दैट नंबर, वो कौन सा रहता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलता है। ओके, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक पैराग्राफ है। काइंडली कम टू दिस पेज, पॉइंट नंबर 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, इसमें आ जाओ। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा ही स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं ये लोग, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर रहता है वो। एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स को मिक्स करा के बना रहा है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका इंडिकेटर बना रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इंडिकेटर्स वो ऐड कर रहा है टू मेक दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज व्हाट, अ केमिकल which is based on what, pH scale, pH scale के ऊपर बेस्ड है। तो उसके अलग अलग कलर वो बताता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH, ये वाला। तो इतने सारे कलर्स वो बताता है तुम्हारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस्ड ऑन द pH वैल्यू। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड में आता है कि पेपर के फॉर्म में, लिटमस के। तो आपको ध्यान में रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों फॉर्म में आता है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑल्सो, मतलब सिर्फ लिक्विड का ड्रॉप डालना है, आपका कलर चेंज हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि एसिड की बेस है। सेकंड इज पेपर ऑल्सो, उसका पेपर भी मिलता है, मतलब लिटमस पेपर जैसा रहता है ना वैसा। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दोनों टाइप में मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, अगर आप लिक्विड यूज करना चाहते हैं तो लिक्विड यूज कर सकते हैं, पेपर यूज करना चाहते हैं तो पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों, एक तो सबसे सबसे पहला चीप है, एंड सेकेंड थिंग, इसको तुम कहीं पे भी रख सकते हो ना। लिक्विड आफ्टर ऑल इट्स अ केमिकल। पेपर, ये नॉर्मल पेपर तुम किधर भी रख सकते हो, पॉकेट में कैरी कर सकते हो। अब बॉटल को कहाँ कैरी करेंगे, पॉकेट में। सो पेपर इज समथिंग विच इज अच्छा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, बिकॉज यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है, तो व्हेन विल सी द प्रैक्टिकल्स, मैं दोनों तुमको बता देता हूँ, लिक्विड भी कैसा है उसका और पेपर भी कैसा है, बोथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज उसके थोड़े डिटेल्स बाकी हैं। सो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल किसका कॉन्सेंट्रेशन गिनता है, वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को गिनने के लिए क्या बनाया गया है, पीएच स्केल बनाया गया है। द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ये जो पीएच है ना, इसके अंदर ये पी किसके लिए स्टैंड करता है, पोटेंस। पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या है, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड फॉर पावर। तो पी फॉर पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो ये बता रहा है, बेसिकली क्वांटिटी। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है ये, उसका मतलब क्या है, पावर।
On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. pH should be thought as simply as a number which indicates the acidic or basic, or let's say basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. ये आपको ध्यान में रखना है. मान लो वो क्या बोल रहे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा है. हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम मतलब H3O प्लस या फिर H प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका ज्यादा है तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? वो जीरो की तरफ जाएगा ना, नंबर जीरो की तरफ, मतलब एसिडिक होगा. तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच क्या होगा, ड्रॉप होगा. और अगर OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो, OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब बेसिक की तरफ दौड़ेगा, बेसिक की तरफ. तो ये दिस इज दी सब लेट्स से द लॉजिक फॉर इट. इसको अंडरलाइन करना, बच्चे इसमें बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं. हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद पीएच बढ़ता है कि घटता है, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है. तो डू रिमेंबर, H प्लस बढ़ने के बाद पीएच का वैल्यू कम होगा, एसिडिक स्टेट में जाएगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 है, एंड 7 के नीचे क्या है, एसिडिक, ये तो हमने कल ही बात की है. एंड 7 to 14 क्या है, बेसिक है, OH कॉन्सेंट्रेशन. Okay, increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with universal indicator is measured, is used for measuring pH. ये देखो, इसको अंडरलाइन कर लो. मैंने तुमको बोला था ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर दो फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, एक पेपर के फॉर्म में आता है. तो पेपर कैसे बनाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से. तो वो क्या करते हैं, ऐसा सोल्यूशन लेते हैं. मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सोल्यूशन है तुम्हारा, किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का. वो इसके अंदर इसको भरते हैं, क्या, पेपर को रखते हैं आपके. और ये पेपर क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता हो, क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर. और फिर वो इस पेपर का आप यूज कर सकते हो ड्राई करने के बाद. दिस कैन बी यूज्ड फॉर सपोज लेट अस से फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, फॉर मेजरिंग द पीएच. तो पेपर ऐसे बनाया जाता है. तो उसको कैसा लिखते हैं, पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर. इम्प्रेग्नेटेड मतलब क्या, आपका पूरा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो किसमें चला गया है, आपके पेपर में. अभी डायग्राम देख लो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये डायग्राम में क्या लिखा है देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है. ये पीएच स्केल के बारे में. अब इधर अगर गए 7 से 0 तक अगर गए तो एसिडिक, 7 से 0 तक गए तो एसिडिक, 7 से 14 तक गए, 7 से 14 तक गए तो क्या होगा, बेसिक. तो बेसिक लिखा है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल उतना तो हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. लेफ्ट साइड में अगर गए तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का. और अगर राइट साइड में गए तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, H प्लस का. ओके. अब यहां पर एक चीज देख लो, जब आपका पीएच 7 से 0 तक होता है तो वहां पे कैसा रहता है, क्वांटिटी किसका ज्यादा रहता है, H प्लस का. H प्लस क्वांटिटी इज मोस्ट. एंड 14 नंबर पे आपका जो क्वांटिटी है, दैट ऑफ H प्लस, दैट ऑलमोस्ट बिकम्स टू 0. एंड फिर आपका ये जो है OH कॉन्सेंट्रेशन 14 के पास ज्यादा होगा, 0 के पास कम होगा. तो ये चीज ध्यान में रखें, ये वाला जो डायग्राम है. और एक चीज, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है. अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 7, 14, 0. मुझे बताओ, अगर मैं 7 से 0 के पास जा रहा हूँ, 7 से 0 के पास जा रहा हूँ, तो OH कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर मैं 7 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, चैट बॉक्स में बताना, व्हाट डू यू थिंक, OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. मैं एसिड की तरफ जा रहा हूँ, न्यूट्रल से एसिड की तरफ जा रहा हूँ. OH कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ कोर्स, डिक्रीज होगा. OH कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज आपकी वैल्यू कम हो रही है, OH कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. एसिडिक की बात कर रहे हो आप. ओके, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 7 to 14, OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 7 to 14 इंक्रीज, 7 to 14 इंक्रीज, 7 to 14 इंक्रीज. व्हाट अबाउट H प्लस. H प्लस अगर 7 से 0 की तरफ जा रहे हो, H प्लस मतलब एसिड का H रहता, मतलब H प्लस विल इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज. एंड 7 to 14 में एसिडिक स्टेट आपका कम हो रहा है, तो H प्लस कैसा होगा, कम होगा. मतलब उल्टा इफेक्ट रहता है रे. H प्लस अगर बढ़ रहा है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, कम होता है. एक बढ़ता है तो एक घटता है. मतलब देर इज अ अपोजिट रिलेशन बिटवीन H एंड OH.
इनवर्स रिलेशन है, मतलब जब OH माइनस बढ़ता है तो H प्लस घटता है, अपोजिट इफेक्ट होता है इसके ऊपर। तो ये डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, कृपया कर उसको स्टार करके रखें ताकि आप उसका प्रैक्टिस करें व्हेन द एग्जाम कम्स। लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर इज एक एक्टिविटी नंबर 2.11, उसके अंदर पूछा है टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। तो यहाँ पे बहुत सारा टेबल है, वो कलर वगैरह टेस्टिंग के लिए है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस बिकॉज दिस डेटा आपको एक्टिविटी थ्रू करने के लिए बोला गया है। सो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, नंबर्स आर नॉट सपोज टू बी आस्क्ड, क्योंकि ऐसे तो कितने भी किसके जनों भी पीएच हो सकते हैं ना, देयर आर सो मेनी मटेरियल्स इन द वर्ल्ड, सो मेनी केमिकल्स, सबकी पीएच थोड़ी याद करते बैठेंगे। तो फॉरगेट अबाउट दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, आप सपोज लेट्स से बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड टेबल आपको भरना है, सो इसकी आपको करने की जरूरत नहीं है। फिगर नंबर 2.7 पे आ जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। pH of common substances shown on a pH paper, colors are only a rough guide। ये चीज को आपको ध्यान पर रखना है। ये नीचे तुम देख रहे हो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि इनके नंबर दिए हैं ना तुमको, एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारा HCl वाला, ओके, तो कितना है उसका pH 1.2, 1.2 है। फिर बाद में लेमन जूस, लेमन जूस का pH कितना आ रहा है 2.2, ओके, तो लेमन जूस को किधर डाला है 2 नंबर पे। देन प्योर ब्लड, तुम्हारा प्योर वाटर या फिर ब्लड, प्योर पानी या फिर तुम्हारा खून कितना है 7.4। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखो, हाँ? इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि ब्लड का या फिर पानी का बहुत बार पूछते हैं, ब्लड का बहुत ही कॉमन है, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ब्लड का pH कितना रहता है 7.4, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए नंबर याद कर लेते हैं अभी, 1.2, 2.2, फिर बाद में 7.4, फिर बाद में 10 एंड 14, ठीक है, तो ये 224 है एंड 10 14। चलिए इसको कर लेते हैं फिर। एक सौ सत्ताईस ग्यारह, 127 11, और बाकी की क्या करना है, ये 10 14 है ना, तो दैट मीन्स 404, 224। ये नंबर्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, इट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। 1.2, 2.2, 7.4, 10 एंड 14, और सबके नाम, सबके नाम has to be memorized। The strength of acids and bases depends on the number of H plus and OH minus ions produced respectively। ये तो हमने कल ही देखा था कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, किसी बेस को स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce let's say different amounts of hydrogen ions। तो acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give H plus less H plus are said to be weak acids। अंडरलाइन कर लो, आपको एग्जाम में पूछेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, एसिड ले लो, बेस ले लो, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो H प्लस आयन ज्यादा तैयार करता हो, मोर H प्लस। और वीक किसको बोलेंगे एसिड में, जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस तैयार करता हो। बेस में स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, जो ज्यादा OH तैयार करता हो। और बेस में वीक किसको बोलेंगे, जो लेस OH माइनस तैयार करता हो गया, दैट्स इट, इतना ही है। ओके, तो अंडरलाइन कर लीजिए। और ये 1 मोलर क्या है, व्हाट इज दिस 1 मोलर, ये यूनिट है, ये यूनिट है 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन बताता है आपका लिक्विड्स में, तो ये आपको हायर ग्रेड में होगा, कहां पर होगा, हायर ग्रेड्स में 11th में। फिलहाल जस्ट रिमेंबर दैट मोलर इज नथिंग बट अ वे टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लगता है मोलर, एंड दैट्स इट। फिलहाल के लिए उसका ज्यादा टेंशन मत लो, अगले अगले साल आएगा। कैन यू से अबाउट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस का मैंने लिख के दिया है, तो एक काम कर लो यार, यू कैन राइट देयर, मतलब ये जो पैराग्राफ है ना इसके नीचे
एसिड के डेफिनेशंस एंड बेस के डेफिनेशंस, कुछ नहीं मेरे जैसे लिख दो। एसिड स्ट्रॉन्ग मोर H प्लस, एसिड वीक लेस H प्लस, बेस स्ट्रॉन्ग मोर OH माइनस, बेस वीक लेस OH माइनस। ये आपके पैराग्राफ के नीचे लिख दो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। होने के बाद बता देना। या फिर मुझे पता नहीं यार, ये शायद कल कल भी लिखा था हमने शायद, आई डोंट नो, बट एक बार चेक कर लो। इफ इट इज नॉट देयर प्लीज राइट डाउन। लिख दिए? चलिए, importance of pH in everyday life. Okay, so before we end, चलिए शुरू करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ये देखने वाले हैं कि पीएच का बहुत सारे सप्लीमेंट से इम्पोर्टेंस कैसे है आपके लाइफ में, क्या क्या मतलब आपको पीएच कितना रखना है फॉर वेरियस एग्जांपल्स, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं फिलहाल एक एक करके। सबसे पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? ये पहला क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, क्या प्लांट और एनिमल सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव? इसका क्या मतलब है? सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज वन थिंग कि एनिमल्स और सपोलेट से जो प्लांट्स है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। अब जैसे कि हमारे बॉडी को कितना पीएच लगता है? 7 to 7.8, इतना पीएच हमारे बॉडी को लगता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो उसको। अब उसमें क्या है, मान लो आपका पीएच एकदम से गिर गया, आपका पीएच एकदम से गिर गया, जैसे कि 7 से कितना हो गया, 4 हो गया, या फिर एकदम से बढ़ गया, शूट हो गया, 7.8 से 12 हो गया। ऐसा चलता नहीं है, ऐसा चलता नहीं है। ये तुम्हारे रोज के टेम्परेचर के जैसा जैसा नहीं है। अपने जो सिटी में रहता है टेम्परेचर, सुबह 20 डिग्री सेल्सियस, फिर दोपहर में 35 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा चेंज अपने पीएच में नहीं चलता है। 7 to 4 में अगर गए तो इट कैन बी फेटल फॉर योर बॉडी, इसमें डेथ होने के भी चांसेस हैं। तो पीएच आपका कैसा होना चाहिए? नैरो होना चाहिए। तो इसको अंडरलाइन कर लो, पीएच कैसा होना चाहिए आपका बॉडी का? नैरो होना चाहिए। तो व्हाट डू मीन बाय नैरो? नैरो मतलब जो आपके हाई एंड लो है उसमें बहुत कम डिफरेंस चाहिए, कम डिफरेंस चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मान लो सुबह का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, शाम का टेम्परेचर सपोज दोपहर का टेम्परेचर इट इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 70, राइट? तो 70 बहुत बड़ा नंबर है। इस ये रेंज है ना, आपके दिन का टेम्परेचर का रेंज क्या है? 20 से 90। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, दिस इज नॉट नैरो रेंज। इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, लेकिन ये कैसी रेंज है? लार्ज रेंज है। दिस इज नॉट नैरो, दिस इज ब्रॉड रेंज। ब्रॉड रेंज है ये, बहुत लंबा डिफरेंस है दोनों के अंदर, 70 का डिफरेंस है। ओके, एंड व्हाट अबाउट अस? तो अपना पीएच का रेंज कितना है? 7 to 7.8। कितना डिफरेंस है दोनों में? 7.8 माइनस 7.8 का। तुम देखो डिफरेंस कितना छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नैरो रेंज बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज नैरो रेंज, द रीजन बीइंग बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। When the pH of the rain water is less than 5.6, तो अपने को नैरो रेंज चाहिए कि ब्रॉड रेंज? नैरो रेंज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबको नैरो रेंज चाहिए। When the pH of the rain water is 5.6, it's called as acid rain. इसको एक अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एसिड रेन किसको बोलेंगे? तो 5.6 के नीचे अगर गया पीएच, कौन सा नंबर? 5.6 के अगर नीचे गया तो क्या होगा? एसिड रेन हो जाती है। अब ये एसिड रेन कहां पर जाएगी? पानी में, मतलब पानी के अंदर एसिड है। अगर ये रिवर के अंदर गया तो वहां का पीएच क्या हो जाएगा? रिवर वाटर का, वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये रिवर है, ऊपर से बारिश गिर रही है, ठीक है, रेन। अब रेन के अंदर एसिड है, यही एसिड किस में जाएगा? रिवर में। तो पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पीएच विल ड्रॉप, एसिड की तरफ झुकेगा, वो 7 से नीचे की तरफ जाएगा। सो इट लोअर्स द पीएच। एंड यहाँ पे एसिड होने की वजह से वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इतने एसिडिक कंडीशन में, बिकॉज योर पीएच इज चेंजिंग रैपिडली। और हमने अभी क्या बोला? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका पीएच कैसा रहता है? नैरो रेंज। उसके ऊपर नीचे गया कि बैंड बजा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने जैसी हैं। 7 to 7.8, नैरो रेंज, 5.6 एसिड रेन, एंड वाटर के अंदर जाने के बाद पीएच का क्या होता है? लोअर पीएच।
ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, सो लेट मी जस्ट आस्क अबाउट दिस, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई इशू हो। ओके, सो व्हाट वी हैव इज एक जनरल नॉलेज का पार्ट है आगे, डू यू नो, उतना खाली कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एसिड्स इन द अदर प्लैनेट्स, हमारे यहाँ पर एक प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस, सोलर सिस्टम में सेकंड नंबर का प्लैनेट है, इफ यू रिमेंबर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ऐसा रहता है। एंड वीनस अर्थ के जैसा ही है, लेकिन वहां पर ना थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड है। बादल कौन से कलर के हैं? बेसिकली थिक क्लाउड्स हैं, बहुत ही ऐसे गाढ़े क्लाउड्स हैं, बादल है, और येलो कलर के क्लाउड्स हैं। येलो कलर के वो इसलिए हैं क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं। उनके बादल किससे बने हुए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। अपने बादल किससे बनते हैं? पानी। ओके, उनके बादल किससे बन रहे? सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रेट। सो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या इस प्लैनेट पे? चैट बॉक्स में बताइए, यस नो। सिंपल क्वेश्चन है। ये प्लैनेट पे इतने एसिड के साथ इट्स पॉसिबल कि नहीं? नो। ओके, एंड रीजन क्या बताओगे? रीजन, रीजन मुझे कीवर्ड बताओ। अपन ने जो अभी पॉइंट सीखा था ना इसके बारे में, लिविंग लाइफ के बारे में, एक कीवर्ड चाहिए मुझे। व्हाट कीवर्ड आर वी लुकिंग फॉर? एग्जाम में वो लिखा, मार्क मिल जाएंगे आपको, भले ही सेंटेंस ना लिखो। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? पीएच इज एसिडिक, पीएच रेंज, वो वर्ड क्या है? पीएच, हाँ ये, लेट्स से वन स्टूडेंट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट करेक्ट। ब्रॉड रेंज नहीं रे, नैरो, नैरो रेंज। ओके, नैरो रेंज चाहिए फॉर सर्वाइवल। हाँ, वैसा एक्सप्लेन कर रहे हो तो चलेगा, ब्रॉड रेंज के थ्रू अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन नैरो रेंज की जरूरत है ऐसा बोलो। एंड इफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड, नैरो रेंज कैन नॉट बी मेंटेन, नैरो रेंज हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गया इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू। थोड़ा समथिंग न्यू के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर, लेट्स से सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड में बात करते हैं। तो बैकयार्ड मतलब क्या? घर के पीछे जो सबलेट्स है, आपका कुछ बगीचा है, कुछ है, तो वहां के सॉइल का पीएच कितना है हमको देखना है। सो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को कैसा पीएच चाहिए? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत है। स्पेसिफिक पीएच रेंज बोले तो क्या? वही नैरो रेंज। To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in activity 2.12. इसमें कैसा है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो सॉइल होता है, whatever the soil you have, सॉइल के अंदर आपको तीनों प्रकार के सॉइल मिलते हैं। आपको बेसिक सॉइल भी मिलता है, आपको न्यूट्रल सॉइल भी मिलता है, आपको एसिडिक सॉइल भी मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सॉइल में ऐसा कोई पीएच नहीं होता है। सॉइल का पीएच डिफर कर सकता है, इट कैन बी एसिडिक, it can be neutral, and it can be basic also. तो आपको क्या करना है, अगर एसिडिक आपका सॉइल है तो आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? न्यूट्रल की तरफ। और अगर बेसिक है तो न्यूट्रल की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ मेन क्वेश्चन, अगर मुझे एसिड को न्यूट्रल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट डू यू थिंक? इफ आई वांट टू क्रिएट फ्रॉम एसिड टू न्यूट्रल, एसिड को काटने वाली चीज कौन सी है? अगर सपोज सॉइल में एसिड ज्यादा है, वांट टू मेक इट न्यूट्रल, एसिड को काटने वाली चीज कौन सी है? बेस। ओके, तो बेस ऐड करेंगे, वेरी सिंपल, ऐड बेस, एसिड बेस खत्म कर देगा, न्यूट्रल बन जाएगा वो। और अगर आपको बेसिक से न्यूट्रल पे आने का होगा तो, इफ यू वांट टू कम फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल, क्या डाले? एसिड डाल दो, एसिड डाल दो, वेरी सिंपल, राइट? ओके, अभी दीज आर द सिंपल लॉजिक्स, सिंपल लॉजिक्स। तो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो? कोई भी बेस यूज कर लो, माइल्ड बेस इफ इट इज पॉसिबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम फैमिली में से कोई भी चलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स चलेगा, मतलब बेस्ड ऑन कैल्शियम प्रोडक्ट्स। एसिड के अंदर क्या डालेंगे जो बेसिक से न्यूट्रल पे जाना है? एसिड बोले तो वो नहीं डाल सकते, हाँ, HCl BCl नहीं डाल सकते। वी हैव टू बी क्वाइट क्रिएटिव इन दिस। आप एसिड के अंदर क्या डालना पड़ेगा? यू कैन डू वन थिंग, आप ये डाल दो, मैन्योर रहता है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो डाल दो। उससे क्या होगा? देखो, जनरली तुम्हारा जो मैन्योर होता है ना, मोस्टली जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो एसिड तैयार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हारा ऑर्गेनिक मैन्योर अगर तुमने डाला ना, बेसिक से एसिडिक में एसिड वो तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स,
and it will turn to neutral. So organic for ये manure is a perfect example. ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर लो ना, इससे एसिड बनेगा, डिकम्पोज करेंगे ना ये बैक्टीरिया उसको, तो इट विल क्रिएट एसिड्स एंड इट विल गो फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान में रखना। वैसे एग्जाम्पलर के वक्त और एक बार कवर होगा, लेकिन फिलहाल जस्ट ध्यान में रखो कि एसिड की सॉइल न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ता है, बेस डालना पड़ता है, और अगर आपकी सॉइल बेसिक हो तो न्यूट्रल करने के लिए एसिड डालना पड़ता है। सिंपल लॉजिक। अब मुझे तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, मेरे घर के अंदर जो सॉइल है, ठीक है, तुम 100% सर्टेनिटी के साथ मुझे बता सकते हो कि मेरी सॉइल कौन सी होगी? विल इट बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? मेरा पीएच कितना होगा, या फिर तुमको टेस्ट करना पड़ेगा? अ सिंपल क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं कि टेस्ट करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट डू यू थिंक? टेस्ट, टेस्ट। वी कैन नॉट नो फॉर सर्टन। सॉइल का हमेशा ध्यान में रखना है, सॉइल की पीएच हमको नहीं पता चलेगी, सॉइल का चेक करना पड़ेगा पीएच। इट कैन नॉट बी नोन। ओके, अब मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। तुमको मैंने वो इसका समझाया है, कॉपर ऑक्साइड का। तुमको कॉपर ऑक्साइड का हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, राइट? कुछ याद है? कुछ दिनों पहले कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, हम एसिड बेस की रिएक्शन कुछ कर रहे थे, उसके अंदर HCl डाला था। तुमको प्रॉब्लम याद है वो प्रैक्टिकल का मेरे? मैंने तुमको बोला था देयर वाज वन इशू विद दैट कॉपर ऑक्साइड, वो काला होता है और अगर तुमने पानी में डाल दिया तो पूरा पानी काला हो जाता है, और उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए सोल्यूशन क्या बोला था मैंने तुमको? यू वेट फॉर सर्टन टाइम, पानी को सेटल होने दो, ऊपर क्लियर पानी आता है, क्लियर पानी को आपको टेस्ट करना है। वैसे आपको क्या करना है, सॉइल का भी वैसे टेस्टिंग करना है। सॉइल का पीएच मतलब क्या, उसके ऊपर केमिकल नहीं डालते। सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वो सॉइल डाल दो और उसके अंदर पानी डाल दो, सॉइल प्लस वाटर। यू शेक इट प्रॉपरली, उसको मिक्सअप करो, एंड वाटर डिस्टिल्ड होना चाहिए, वाटर डिस्टिल्ड होना चाहिए। आप इसको शेक करो, और जो पानी क्लियर होगा ना, ऊपर जो बचेगा क्लियर पानी, उसको आप, उससे आपको टेस्टिंग कर सकते हो। आप वो पानी से आप टेस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं डालने का, लेट इट सेटल, ओनली देन यू हैव टू डू द टेस्टिंग। नहीं तो कलर चेंज देगा ही नहीं वो, इट वोंट शो एनी कलर चेंज, बिकॉज इट इज हार्ड फॉर इट टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स। उसमें सॉइल के पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, पीएच का आपको आइडिया नहीं आएगा उसमें। यहां पर तो देखो क्या करने के लिए बोल रहे तुमको इस एक्टिविटी में। टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल, एड 5 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम का सॉइल लो, 5 ml पानी डालो, शेक द कंटेंट्स, filter the contents and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate. फिल्टर करने के लिए बोल रहे तुमको, मतलब तुमने सॉइल को पानी में डाला ना, मिक्स किया, वो फिल्टर करने के लिए बोल रहे हो उसको, फिल्टर पानी को पीएच चेक करो, ऐसा बोल रहे। बट अगर आपके पास फिल्ट्रेट नहीं है, फिल्टर पेपर नहीं है, तो सीधा सीधा उसको थोड़ी देर रुक जाओ, पेशेंस रखो, वो ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है पानी, सॉइल सब नीचे आ जाता है आपके टेस्ट ट्यूब में। आप ऊपर के पानी को टेस्ट कर सकते हैं ना उसके बाद। Now, what can you conclude about the ideal soil pH of the growth of plants in your region? Okay, तो ideal soil pH का आपके growth plants के लिए कितना चाहिए? Almost be near to neutral, almost be near to neutral state. उतना ही आप बता सकते हैं, ठीक है? क्या, चलिए, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अभी हम लोग देखने वाले हैं पीएच सिस्टम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स नो, पीएच कितना होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, स्टमक के बारे में। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये तो आपको पता ही है, लाइफ प्रोसेस, कि आपको HCl तैयार होता है आपके पेट में। तो इट हेल्प्स इन आवर डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, डाइजेशन में मदद करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। जब आप कुछ ज्यादा ही खा लेते हो, या फिर खाने का सपोलेट से टाइम आपका ठीक नहीं है, इन डाइजेशन हो जाता है पेट में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम टू मच एसिड इज क्रिएटेड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। आपके स्टमक के अंदर एसिड तैयार होने की वजह से अंदर से जलन होती है, पेन, इरिटेशन। तो ये पेन को खत्म करने के लिए लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स। अंडरलाइन कर लो, एंटासिड्स लेते हैं। नाउ वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द, लेट्स से एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये लेसन के स्टार्टिंग में हमने बोला था, राइट, वन ऑफ द सॉल्यूशन, दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। ये एंटासिड्स क्या करते हैं, आपके एसिड को खत्म कर देते हैं। तो एसिड को खत्म करने वाला कौन है, बेस।
मतलब एंटासिड कौन से फैमिली में से होगा? एंटासिड कौन से फैमिली में से होगा? बेस के फैमिली में से। वेरी सिंपल। अब मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। if you understood the concept of base and if you understood the concept of acid, tell me one thing, बेस कोरोसिव होता है कि नहीं होता है? इन द चैट बॉक्स, बेस कोरोसिव होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या उतना ही वो एसिड कितना स्ट्रांग रहता है? मेन क्वेश्चन, यस या नो? यस नो? यस, डेफिनेटली यस। काफी स्ट्रांग होता है, बेस इज वेरी स्ट्रांग। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। किसी के पेट में जलन हो रहा है इसलिए वो बेस पीना चाहता है, तो तुम उसको कैसा बेस दोगे? क्या तुम उसको स्ट्रांग बेस दोगे? क्या तुम उसको वीक बेस दोगे? सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रांग बेस की वीक बेस? किसी के पेट में जलन हो रही है, एसिड है अंदर, उसको खत्म करना है, तो कौन सा बेस दोगे? वीक बेस। वीक बेस। द रीजन बीइंग क्योंकि वीक बेस आपके बॉडी को कुछ हार्म नहीं करेगा, कोरोसिव नहीं होगा, तो यू हैव टू गिव योर फ्रेंड वीक बेस। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हमारा एंटासिड जो है, हमारा एंटासिड जो है वो वीक बेस है। एंटासिड इज अ वीक बेस। एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंटासिड क्या है? वीक बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है। पहला पॉइंट क्लियर है कि एंटासिड आपका वीक बेस होता है कि जो आपको पेट में एसिडिटी बढ़ने के बाद आप लेते हो। मेन क्वेश्चन, जो आप केमिकल दे रहे हो, मतलब आपके दोस्त को दे रहे हो जिसके पेट में लेट्स से एसिडिटी हो रही है, तो ये बेस खाने जैसा होना चाहिए ना। मतलब हम लोग क्या हर एक केमिकल थोड़ी खा सकते, कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। तो ये एंटासिड कैसा चाहिए? इट शुड बी एडिबल। इट शुड बी एडिबल ऑल्सो। तो आप एंटासिड के नाम पे क्या दे सकते हो? एडिबल वीक बेस। आपका एंटासिड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इट शुड बी एडिबल वीक बेस। तो एक काम कर लो, आप यहाँ पे एरो करके प्लीज लिख दो समवेयर एंटासिड के, कि आपका एंटासिड कैसा चाहिए। इट शुड बी एडिबल वीक बेस। बेस इसलिए क्योंकि एसिड को खत्म करना है, वीक इसलिए क्योंकि स्ट्रांग लेंगे तो पेट में कोरोजन होगा आपका, सब लेट से पेट क्या होगा, मतलब उसमें से छेद गिर जाएंगे। और एडिबल क्यों? क्योंकि हर एक केमिकल हम लोग खा नहीं सकते, एडिबल केमिकल चाहिए। ओके ठीक है। तो एंटासिड का उन्होंने वहां पे एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH टेकन ट्वाइस। ओके, तो ये एंटासिड है, यस इट्स अ माइल्ड बेस। इट्स अ माइल्ड बेस एंड इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड के नाम पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट एक पहले पेज पे आने दो, फिर हम लोग और डिस्कशन करते हैं। ये याद है पहला क्वेश्चन पहले पेज पे का, कि एसिडिटी होने के बाद आप क्या खाते हो? बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चों से गलती क्या हो जाती है, बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। तो मेन क्वेश्चन, टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम है? तो टीवी देखने का इशू क्या है, बच्चे इनो के ऐड बहुत देखते हैं। ठीक है। और जब एंटासिड का बुक में सपोज क्वेश्चन पेपर में एग्जांपल पूछते हैं, तो बच्चों के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उनको पता रहता KOH NOH तो लिख नहीं सकते, क्योंकि NOH एंड KOH काफी स्ट्रांग बेस है, वो तो लिख ही नहीं सकते। और उनको माइल्ड कुछ याद नहीं आता है, तो एंटासिड के नाम पे क्या लिख देते? इनो लिख देते। ठीक है। तो ये मिस्टेक प्लीज मत होने दो। दिस हैपेंस बिकॉज यू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, आई डोंट ब्लेम यू, बट इनो इज जस्ट अ ब्रांड। इनो ब्रांड है, ठीक है, दिस इज नॉट एंटासिड, इट्स अ ब्रांड। इनो के अंदर जो कंपोनेंट है ना, वो आपका एंटासिड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनो इज द नेम ऑफ द ब्रांड, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो एंटासिड है, तो इसलिए इनो को मार्क नहीं दे सकते। अंडरस्टूड? ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इनो को मार्क नहीं दे सकते, इट्स अ नेम ऑफ द ब्रांड। उसके केमिकल्स वैसे हैं, केमिकल्स वैसे हैं। Okay. तो चलिए वो एक पार्ट हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक और एक एग्जांपल, कौन सा? बेकिंग सोडा। यहां पे लिख दो MgOH टेकन ट्वाइस है बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जस्ट एक ऐड कर लो वहां पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या फिर बेकिंग सोडा, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? दूध के जैसा दिखता है वो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो दूध के जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम है यार, अब क्या करना है, तो है, लिख लो।
चलो अब दांतों के बारे में पढ़ते हैं। टूथ डिके, टूथ डिके के बारे में पढ़ते हैं। तो टूथ डिके तुमको ये तो पता ही है, तुमको बचपन से वही चीज आपको करने को बोला जा रहा है। बच्चों को एक चीज अच्छी नहीं लगती है वो बचपन से, वो ये है कि उनको दांत घिसना पड़ता है। ठीक है, पता नहीं बच्चों को एक बहुत सारा बड़ा आलस रहता है, दे डोंट वांट टू ब्रश द टीथ। ठीक है, लेकिन आपको डराया किस बात से जाता है कि वो बोलते हैं अगर आप ये नहीं नहीं करोगे, आप ब्रश नहीं करोगे तो दांत क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो ऐसा बोलते हैं राइट बचपन से। सो हमको अभी ये जानना है कि ये क्यों होता है, दांत सड़ते क्यों है, व्हाट इज द इशू। तो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से जब कम होता है आपका टूथ, आपका पीएच मुंह के अंदर का, तब जाके आपका डिके शुरू होता है। दांत कब सपोज सड़ना शुरू होता है, पीएच 5.5 के नीचे चला गया। 5.5 के नीचे मतलब कौन है, एसिड, मतलब मुंह के अंदर कैसी कंडीशन तैयार हो रही है, एसिडिक कंडीशन तैयार हो रही है। ओके, सो टूथ जो है, टूथ एनिमल जो जिससे आपका दांत बना है, उसको मटेरियल कौन सा है, वो उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसका है, कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कैल्शियम फॉस्फेट का। वन मोर थिंग, इसके फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, डोंट वरी अबाउट इट। यू जस्ट रिमेंबर कि आपका टूथ एनिमल किससे बना है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट विच इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, यस आपके बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे, तुमको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये आपको सपोलेट से जो आपने स्कल अगर देखे होंगे, मेनी स्कल्स में आपको ये चीजें जैसे कि वैसे दिखती होंगी, दांतों का जो शेप है। अगर आपने पता नहीं मतलब लाइक क्राइम वाले या फिर थ्रिलर वाले मूवीज देखे होंगे, उसमें वो ये बताता है, स्कल बताता है ह्यूमन का, तो उसके अंदर जो दांत उसके जो है टूथ एनिमल ठीक ठीक से दिखता है, मतलब मांस वगैरह सब चला जाता है, बट वो चीज दिखती है, मतलब दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता, बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। आपके दांत करोड़ होना शुरू होते हैं, घिसना शुरू होते हैं जब पीएच 5.5 के नीचे चला जाए, मतलब एसिड की वजह से। अब ये एसिड कौन तैयार करता है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, अब तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, तुमको दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, तुम खाना खाते हो राइट, तुम्हारा खाना बहुत सारा तुम्हारे दांतों में फंस जाता है। अब तुम बोलोगे सर लेकिन मैं तो रिंस कर लेता हूँ, दांत धो लेता हूँ, सपोलेट से गार्गल कर लेता हूँ, जिसकी वजह से कुछ होता नहीं है, तुमको नहीं दिखता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे फूड के पार्टिकल्स हैं आपके दांतों के बीच में फंसे हुए। तो वो बैक्टीरिया का खाना है। बैक्टीरिया का काम ही क्या है, डाइजेशन। तो वो क्या करता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, कौन सा, जो दांत के ऊपर लगा हुआ उसका खाना है वो। अब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो तो अपना अपना खा रहा है, लेकिन वो खाने का तैयार करते वक्त व्हाट इट डज इज एसिड तैयार करता है वो। उसका प्रॉब्लम क्या है, वो खाने से क्या तैयार करता है, एसिड तैयार करता है। मतलब आपने अगर शुगर के प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली, या बैक्टीरिया कोई भी प्रोडक्ट ये नहीं करता, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं करता, उसको क्या चाहिए, शुगर प्रोडक्ट्स चाहिए। शुगर मतलब कौन, शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज टाइप। और ग्लूकोज कौन रहता, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज बैक्टीरिया का खाना है, और फिर वो उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, एसिड बनाता है। और वही एसिड हमारे दांत के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो द बेस्ट वे, इसको फिर सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, दांत को या फिर आपके मुंह को धोना पड़ेगा क्लीन आफ्टर द ईटिंग फूड। ईट फूड करने के बाद आपको क्लीन करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। तो टूथपेस्ट इज यूज्ड एंड विच इज बेसिक। अब तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, एसिड है। एसिड को खत्म करने के लिए कौन चाहिए, बेस चाहिए। तो आपके टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब वो टीवी के ऐड के ऊपर मत जाओ, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, टूथपेस्ट में नमक नहीं, टूथपेस्ट में बेस होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली योर टूथपेस्ट इज मेड अप ऑफ बेस। ये थोड़ा प्लीज ध्यान में रखें, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर नमक। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, टूथपेस्ट में बेस होना चाहिए, तो तब जाके आपका वो प्रिवेंट हो जाएगा टूथ देखिए। अब मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे दांत सड़ना क्यों हुए थे शुरू, कार्बोहाइड्रेट की वजह से राइट। तुमको याद है बचपन में तुमको बोलते थे कि चॉकलेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, राइट। अभी नाउ जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आपके भाई या फिर बहन छोटी है एंड दे कांट अंडरस्टैंड, बट वो तुमसे चॉकलेट की जिद कर रहा है। तुमने उसको बोला कि भाई दांत सड़ जाएंगे, नहीं दे सकते। गुस्सा हो गए एक्चुअली, मतलब लाइक छोटे बच्चे गुस्सा हो गए बिकॉज दे डोंट लाइक योर आंसर।
अब तुमको उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप ये रीजन बता रहे हो, तो चॉकलेट के अंदर ऐसा क्या होता है कि सपोज लेट्स से व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट दिस मच प्रॉब्लम। दांत सड़ना क्यों शुरू होंगे? तुमने नॉलेज लिया है, रीजन दे सकते हो? तो हम लोग रीजन ऐसा बोल सकते हैं कि चॉकलेट इसलिए नहीं खाना है, चॉकलेट इसलिए नहीं खाना है, द रीजन बीइंग क्योंकि चॉकलेट के अंदर क्या रहता है? शुगर होती है। चॉकलेट इज नथिंग बट शुगर मेड, शुगर इज कार्बोहाइड्रेट। तुम जितना चॉकलेट खाओगे उतना बैक्टीरिया का खाना तुम खा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया ज्यादा एक्ट करेगा, आपके दांत जल्दी से सड़ जाएंगे। तो मतलब मोर दी शुगर, मोर दी कार्बोहाइड्रेट, मोर दी एसिड, मोर दी डिके, ऐसा नाटक है। ओके, सो लेट मी आस्क यू अबाउट दिस, इसके अंदर अगर कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलिए केमिकल वॉरफेयर की बात करते हैं। अब केमिकल वॉरफेयर में अपने को क्या अंडरस्टैंड करना है? हमको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है नेचर में, कुछ ऐसे सपोज जीव जंतु हैं कि जो क्या करते हैं? एसिड छोड़ते हैं। एसिड मतलब व्हेन दे फील दैट दे आर थ्रेटेंड या फिर अटैक्ड, फॉर देयर प्रोटेक्शन दे हैव केमिकल वॉरफेयर। वो केमिकल वॉरफेयर करते हैं। केमिकल वॉरफेयर मतलब क्या? केमिकल वॉर। अच्छा, तो इसमें कौन कौन है? पहले बी का देख लो। बी, मधुमक्खी। ओके, तो बी क्या करती है? बी जो है ना एसिड छोड़ती है। बी क्या छोड़ती है? एसिड छोड़ती है। तुमको जब काटती है तो वो एसिड छोड़ती है वो आपके बॉडी के अंदर। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर? सॉल्यूशन क्या है? अगर एसिड आपको काटा है तो मतलब काटने के बाद अगर एसिड आपके शरीर के अंदर घुस गया, जैसे कि मान लो हाथ के ऊपर काट लिया उसने, मधुमक्खी ने, तो आप क्या करोगे? किससे घिसोगे आपके हाथ के वो जख्म को? वट एवर, जख्म तो नहीं होगा, जख्म नहीं बोल सकते टेक्निकली, इट्स नॉट दैट मच बिग, लेकिन किससे घिसोगे? एसिड आपके बॉडी के अंदर आ चुका है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जगह को आप किससे घिसोगे? एंड डोंट टेल मी नाखून से, या फिर अपने उसको घिसना बोले तो वैसा घिसना नहीं रे, उसके ऊपर क्या लगाओगे? एसिड है ना तुम्हारे बॉडी के ऊपर, बेसिकली एसिड गिर चुका है, तो क्या लगाओगे? बेस, हाँ। लेकिन कौन सा बेस? यस करेक्ट, वीक बेस। इट शुड नॉट बी जस्ट एनी बेस, इट शुड बी वीक बेस। एक वीक बेस लगाना पड़ेगा आपको। यस, नॉट जस्ट एनी बेस, वीक बेस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लगाओगे तो क्या होगा? जितना बी ने डैमेज नहीं किया उतना तुम्हारा बेस डैमेज कर देगा। ठीक है, बी ने जितना तुमको परेशान नहीं किया उतना वो बेस तुमको परेशान करेगा। तो यू यूज वीक बेस नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया किसके बारे में? बी के बारे में। तो अपने घर में वैसा कौन सा रहता है? बेकिंग सोडा। आपके घर में वो एक सिंपल बेस कौन सा है जो माइल्ड है? बेकिंग सोडा। घर के अंदर होता ही है जनरली, यू माइट नॉट नो, लेकिन घर में पूछ के देखो जरूर होगा। पकोड़े या फिर भजिए जिसको बोलते हैं आप, भजे या फिर पकोड़े जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए घर में बेकिंग सोडा तो होता ही होता है घर के अंदर। ठीक है, तो यू जस्ट आस्क, मम्मी मम्मी जरूर बता देगी, बेकिंग सोडा घर पे रहता ही रहता है। नाउ सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट, ये तो बी के बारे में हो गया। नेटल लीव्स के बारे में देखते हैं। नाउ व्हाट आर नेटल लीव्स? नेटल लीव्स बोले तो ये है, ये ऐसे, दीज आर नेटल लीव्स। ये कैसे रहते हैं? ऐसे पॉइंटी रहता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे एकदम पॉइंटी रहता है। तो इनको अगर तुम्हारा बॉडी का टच हो गया, अगर तुम्हारा बॉडी इनके कांटेक्ट में आया, कुछ भी, हाँ, हाथ या फिर पैर, वट, तुमने उसको घिसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच में भी आया तो क्या होगा? वो इतना पॉइंटी है कि आपके बॉडी के ऊपर क्या होगा? वो पूरा एक रगड़ देगा। सपोज लेट्स से व्हाट इज द लीफ इज, और ये भी एक एसिड छोड़ता है आपके बॉडी पे। ये जो प्लांट है ना, इसको क्या बोलते हैं? नेटल। ओके, तो नेटल भी क्या करेगा? आपके बॉडी के ऊपर एसिड छोड़ देगा। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन भी क्या है? वही वीक बेस। इसका सोल्यूशन भी क्या है? वीक बेस। तो ये कौन सा एसिड छोड़ता है? मिथेनोइक एसिड। यहाँ पर एसिड भी बोला गया है, मिथेनोइक एसिड एसिड छोड़ता है। ठीक है, एसिड छोड़ता है, एंड दैट इज बेसिकली योर सपोज वीक बेस उसके ऊपर लगाना है। नाउ नेटल के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी आप ध्यान में रखें। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, मतलब हर प्लांट में से है ये। एंड इसके बाजू में ना एक और एक प्लांट होता है, इसको अंडरलाइन कर लो, डॉग प्लांट। डॉग नहीं, हाँ, डॉक, DOCK, डॉग प्लांट। ये उसके बाजू में उगता है हमेशा। नेचर में कैसा है ना, नेचर इन दोनों को साथ में, मतलब जनरली ये फैमिली इतनी कनेक्टेड है कि जहां पर भी नेटल रहता है वहां पे डॉग प्लांट रहता ही रहता है उसके बाजू में। तो इसका क्या फायदा है? ये डॉग प्लांट ना
आप यूज कर सकते हो फॉर आपका जो इरिटेशन हो रहा है आपके हाथ के ऊपर, ये प्लांट की वजह से इरिटेशन हो रहा है ना, तो आप ये डॉग प्लांट को घिस दो। डॉग प्लांट के जो लीफ है आपको उसको घिसना है आपके बॉडी के ऊपर। तो डॉग प्लांट में क्या होगा, वीक बेस होगा। तो नेटल से क्या होता है, आपको आपकी बॉडी में एसिड आता है, और डॉग प्लांट से क्या होता है, बेस आता है, उसी के बाजू में होता है। और कैसे पहचानेंगे डॉग प्लांट को, ये पॉइंट ही रहता है नेटल, और डॉग प्लांट कैसा रहता है, एक नॉर्मल पत्ते के जैसे, ऐसे प्लेन, ऐसा लंबा बहुत बड़ा पत्ता रहता है वो। एंड दैट कैन बी यूज्ड एज फॉर योर बेस। तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। प्लीज जस्ट अंडरलाइन दिस, नेटल एंड डॉग प्लांट। तो वास्प के बारे में सुने, देखो बी और वास्प में ना बहुत फर्क है। बी और वास्प में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपका बी होता है ना, इट्स नॉट नेचुरली अग्रेसिव। अग्रेसिव नहीं होता वो, नॉट अग्रेसिव। मतलब वो तभी काटता है अगर वो उसको, सपोज लेट्स से इफ इट फील्स थ्रेटन्ड। वास्प ऐसा नहीं है, वास्प अग्रेसिव रहता है। मतलब तुमने कुछ नहीं किया तो भी काट सकता है आपको। वास्प अलग रहता है। वास्प का कैसा है, वास्प इज वेरी अग्रेसिव, वो आपको मतलब आपको काटेगा। आपने कुछ किया हो नहीं किया हो डजेंट मैटर। लेकिन बी तभी काटता है अगर उसको कुछ थ्रेटेंड है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाके काटेगा आपको। जब बी काटता है आपको तो आपके बॉडी में वो एसिड छोड़ता है। जब वास्प काटता है आपको, वो आपके बॉडी में बेस छोड़ता है। ये चीज ध्यान में रखें। बी जब काटता है वो एसिड छोड़ता है, वास्प जब काटता है वो बेस छोड़ता है। तो जब आपको बी कटता काटता है तो आपको क्या लगाना है, माइल्ड बेस लगाना है, माइल्ड बेस। और जब आपको बेस सपोलेट से वास्प काटता है तो आपको क्या लगाना है, माइल्ड एसिड लगाना है। ये दोनों में का फर्क प्लीज समझ लें, क्योंकि कैसा वो एक ही फैमिली के है ना, तो बच्चों को फर्क समझ में नहीं आता बी और वास्प में। बी इज नॉट अग्रेसिव, वास्प काफी अग्रेसिव रहता है, मतलब बिना रीजन के भी काटता है वो। एंड एसिड छोड़ता है बी, वास्प बेस छोड़ता है, एंड द करस्पॉन्डिंग। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000।
एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, AS LIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। AS LIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं and also there is a free test series Quizzards of English 2.0 and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.